अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर। सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की, जो कि लाहौर कलंदर्स अपने नाम कर चुका है। पूरे पाकिस्तान को, लाहौरियों को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत ही कामयाब इवेंट रहा, बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस देखने में मिले। और अगर फाइनल की हम स्पेशली बात करें तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि फाइनल इतना सनसनीखेज होगा। पहले से बातें तो की जा रही थी कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का ही आमना सामना होगा, और फिर वैसा ही हुआ। जिस तरह से मुल्तान फाइनल में पहुंचे हैं, लाहौर की टीम फाइनल में पहुंची है, वो भी बड़े अच्छे मैचेस हमने देखे। 25,000 शायकीन मौजूद थे जिन्होंने इस मौके को विटनेस किया है। और शाहीन शाह अफरीदी जो कि पहले कप्तान हैं, जो कि 2 PSL के एडिशन जीते हैं और लगातार पाकिस्तान सुपर लीग के जो 2 एडिशन जीतने वाले पहले कप्तानों की फहरिस्त में भी शामिल हो चुके हैं। यकीनी तौर पर मैच के जो हीरो थे वो भी वही थे, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग भी की, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। और जिस तरह से 44 रन की तेज़ रफ्तार इनिंग्स खेली, तो लाहौर कलंदर्स का जो स्कोर बोर्ड था 200 तक पहुँचाने में शाहीन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। मुल्तान की अगर बात करें तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि मुल्तान की टीम ये मैच हारी है, क्योंकि सिर्फ 1 रन का फासला था, 1 रन का फर्क था, जिससे मुल्तान सुल्तान इस इवेंट से ये अपना जो फाइनल है ये नहीं जीत सकी, उसमें नाकाम रहे। बट हमारे लिए तो जो विनर हैं वो दोनों टीमें हैं। बीइंग अ सपोर्टर ऑफ लाहौर कलंदर, मुझे तो बहुत खुशी है कि लाहौर की टीम जीती है, लेकिन जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने परफॉर्मेंस की है वो भी बड़ी कमाल थी। हारिस ने जिस तरह से ओवर किया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुल्तान की जो टीम है वो उसकी फतह यकीनी हो जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में जमान की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की गई। और मैं इधर जो प्राइस मनी है वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो PSL की टीम है जो लाहौर कलंदर मैच जीती है फाइनल, तो उनको 12 करोड़ रुपए की खतीर इनामी रकम मिली है। और साथ ही साथ जो रनर अप हैं मुल्तान को 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं। तो बड़ी अच्छी बात है जो पाकिस्तान सुपर लीग का ये कामयाब एडिशन इस बार भी करवाया गया है। मैच के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हुए और आने वाली जो सीरीज हैं उस हवाले से प्रोग्राम में चल के आगे बात करेंगे। अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जमान पाक हंगामा, मरियम नवाज ने PTI को अस्करी पार्टी करार दे दिया। इमरान खान का हुकूमत पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क में गैर आईनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुपर लीग का शानदार इख्तिताम, कलंदर्स एजाज के दिफा में कामयाब। और लाड़काना का मुनफरिद खानदान और मेसी से बेहतर अवार्ड भी होंगे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, जो कि किसी भी सूरत हमें दुरुस्त समत में जाती भी दिखाई नहीं दे रही। जब इमरान खान अदालत में हाजिरी के लिए पहुंचे तो कारकुनों का एक बहुत बड़ी जो कारकुनों की तादाद है वो उनके साथ अदालत पहुंची है, जहां पर पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया है। बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कारकुनान मुश्तिल हो जाते हैं। जिस तरह से इमरान खान का काफिला मोटरवे पर मौजूद था और बारहा यही कहा जा रहा था कि कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से मुबैना तौर पर कि खान साहब का जो काफिला है उन्हें खान साहब से अलग किया जाए। इस तरह की कोशिशें की गई। मोटरवे पर हमने देखा कि ट्रक्स खड़े किए गए और जगह जगह काफिले को ब्लॉक करने की कोशिश भी की गई। एक एक्सीडेंट भी वहाँ पर पेश आया था। इस हवाले से भी आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल रात से ही जो क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर और जो उनकी क़यादत है उन पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी शनाख्त परेड की जा रही है कि जो भी लोग इन मुश्तिल कार्रवाइयों में शामिल हैं उनको ज़रूर सामने लाया जाए। क्योंकि अगर अदालतों में इमरान खान हाज़िरी दे रहे हैं तो जो साथ उनके लोग मौजूद हैं एटलीस्ट उन्हें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, हंगामा आराई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सियासी लीडरान अगर अपने सियासी कारकुनान के साथ अदालतों में आते हैं और हंगामा आराई करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नून लीग को भी हमने देखा कि आज भी अदालत पर हमले के इल्ज़ामात का सामना रहता है। दूसरी जानिब अगर इमरान खान की बात करें तो अपने ऊपर कत्ल, अगवा, तशद्दुद जैसे इल्ज़ामात
हुकूमत पर आयद करते हैं। मगर अपने सियासी कारकुनान के जो पुरतशद्दुद रवैये हैं, पुलिस पर हमले हैं, अदालत पेशी के मौके पर जो बेहंगम हुजूम होता है, उसकी वो बात करते नहीं दिखाई देते, बल्कि यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो फिर कत्लेआम हो जाता। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो भी बहुत सीरियस हैं, उनको भी देखना चाहिए कि अगर उनको रिजर्वेशंस हैं वो दूर करने चाहिए। तो इस तरह से जो वो अपने कारकुनान के पुरतशद्दुद रवैये हैं, उनको अपनी हिफाजत और मकबूलियत की वजह भी समझते हैं इस वक्त। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। ज़मान पाक में इस वक्त क्या सिचुएशन है, अहमद हसन हमारे कॉन्डेंट हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज़ महबूब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, अहमद हसन से दोबारा रब्ता करेंगे। हाफिज़ महबूब, अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि तैयारियाँ तो शुरू की गई हैं कि आज शायद ज़मान पाक में दोबारा से भी ऑपरेशन होगा, कंटेनर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुलिस की नफरी भी हम देख रहे हैं गैदर हो रही है। अभी क्या मनाजिर है ज़मान पाक में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इमरान खान की रिहाइश गाह के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और इस रिहाइश गाह को जो है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 10 से 12 कंटेनर जो हैं वो इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर लगा दिए गए हैं। क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, तो इमरान खान के घर का मेन दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया गया था। उसके बाद से जो है वो यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं उसके घर के बाहर, और उसके अलावा जो यहाँ पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था और यहाँ पर जो कैंप लगाए गए थे उनका कुछ सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है अपनी मदद आपके तहत क्रेन के जरिए जो है वो यहाँ से उनका मलबा उठा रहे हैं और यहाँ पर जो है सफाई की जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है एक शख्स को यहाँ से जो है मशकूक शख्स को अपनी हिरासत में लिया है और उसको इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब ले गया। उनका कहना था वो यहाँ पर जो है वीडियोस बना रहे थे और उनको जो है वो कारकुनान यहाँ से लेकर जो है वो आगे एक जगह पर मुंतकिल हो चुके हैं। वहाँ पर जो है उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि वो यहाँ पर क्यों आया और क्यों वीडियो बना रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो है वो रिश्ता राज जो है पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है कारकुनान, उनके घरों पर जो है वो छापे मारे गए, जिनमें मुशर्रफ, जमशेद चीमा, शफकत महमूद हैं, उनके घरों पर जो है वो छापे मारे गए। लेकिन अभी यहाँ पर जो सूरत हाल की बात की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक साहब के चंद ही कारकुनान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मुतवक्किल है कि शायद यहाँ पर दोबारा ऑपरेशन हो। तो इस हवाले से जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, कंटेनर जो है वो यहाँ पर जो है घर के तराब में लगा दिए गए हैं। जी ठीक है, महबूब बताइएगा अभी कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, सीनियर क़यादत में से कोई मौजूद है यहाँ पर? अभी बिल्कुल कारकुनान की बात की जाए तो कारकुनान जो है 500 से करीब जो है वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, जो कि इमरान खान के तरफ जो घर है और छत पर जो है वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले। और यहाँ पर उन्होंने अभी भी जो हमने देखा है यहाँ पर गुलेले उनके हाथ में हैं, डंडे भी जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो इन्हीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो ही दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो इमरान खान के जो घर के साइड पे जो 2 गेट है, एक नंबर गेट और एक 2 नंबर गेट, वहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा उनके घरों की छतों पर और ख़ास तौर पर जो इमरान खान की रिहाइशगाह का मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारकुनान अभी भी मौजूद हैं। और कुछ कारकुनान जो है वो उनके घर के सामने जो कूड़ा करकट और जो गंद पड़ा हुआ है जिसके पुलिस के ऑपरेशन की वजह से उनको जो है वो साफ कर रहे हैं। जी ठीक है, महबूब ये बताइएगा ज़मान पाक आने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो भी क्लियर हैं या वहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़मान पाक की तरफ आने वाले जो दोनों रास्ते, जो मेन सड़क है किनार रोड, वो दोनों तरफ से जो है वो खुली हुई है। ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक है, क्योंकि कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो ट्रैफिक है मामूल के मुताबिक जो है वो यहाँ से गुजर रही है और किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही। ठीक है महबूब, ये बताएगा PTI के जो कारकुनान वहाँ पर हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई है, वो भी क्या कहते हैं कि आज ये इतलात हैं कि शायद दोबारा ऑपरेशन होगा। रात से हमने देखा क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा के घर पर भी हमने देखा कि वहां पर पुलिस पहुंची है, शफकत महमूद के घर पर पुलिस पहुंची है। तो अभी क्या लायामल क्या होगा PTI का, किस तरह से अब आगे चलेंगे?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका कहना था कि हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, उनको किसी सूरत भी जो है वो गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। और उनका कहना था इस हवाले से हमने जो तमाम तर तैयारियाँ वो मुकम्मल कर ली हैं, अगर पुलिस की जानिब से कोई ऑपरेशन या कुछ किया जाता है तो इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं। उन्होंने कहा हमने अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर ली हुई है, क्योंकि हम पहले भी जो है वो पुलिस का मुकाबला कर चुके हैं और इस बार भी करेंगे। और इस हवाले से यहाँ पर जो है कारकुनान उन्होंने मोर्चे भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं इतराफ़ पे, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनकी जानिब से जो है वो मीडिया के साथ भी जो काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की जा रही है। यहाँ पर जो उनका मेन गेट है वहाँ पर अब कोई भी मीडिया जो के कारकुनान वो यहाँ पर नज़र नहीं, वहाँ पर कैमरे नस्ब नहीं किए जा रहे, क्योंकि कारकुनान की जानिब से जो काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की जा रही है मीडिया हाउसेस से भी। तो इस हवाले से जो है वो अब रिपोर्ट जो बाकी मीडिया टीम है वो अब साइड पर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी नज़र आ रहे हैं कारकुनान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जमान पाक मौजूद थे। मैं वहाँ से अब थे 500 के करीब तकरीबन वो कह रहे हैं कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और सभी तैयार हैं। रास्ते अभी वहाँ पर क्लियर हैं, पुलिस की जानिब से पेशकदमी कब की जाती है ये भी थोड़ी देर में आपको अपडेट करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालतों पर पेशी के मौके पर हम बारहा देख चुके हैं, कारकुनान साथ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ, जिस तरह से काफिले वहां पर पहुंचे, पुलिस पर भी अटैक किया गया, तोड़फोड़ की जा रही है, बाइक्स जलाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये अनहोना नहीं है। इस तरह के वाकयात माजी में भी हो चुके हैं और माजी में भी ऐसी लीडरशिप उभारी गई हैं कि जिनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि जनाब इनके खिलाफ केस बन सकते हैं। हालांकि केस बनते थे कि उन्हें को गिरफ्तार कर सकता है, फिर भी गिरफ्तारियां होती थी। और बहरहाल ये रियासत के अनोखे लाडले हैं जो पाला जाता है। इस तरह के बहुत से लोग माजी में भी रहे हैं और अब भी हैं, जो हमारे रियासत के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, रियासत के सहूलतकार जो हैं, रियासत के ताकत के जो मराकज़ हैं, वो इस तरह के लोगों को पालते हैं ताकि रियासत के ऊपर, अवाम के ऊपर, इंसानों के ऊपर मुसलत रहें और वो अपनी राय को भी, अपनी दीदा दिलेरी को भी, अपनी विल को भी लोगों पर मुसलत करें और उनको आइडलाइज किया जाए और उनको हीरो बनाकर पेश किया जाए और कहा जाए कि जनाब ये निजात दहिंदा आ गए। बाद में वो निजात दहिंदा एक अजाब की सूरत में मुल्क पर मुसलत होते हैं। हमने एक नहीं बारहा ऐसे मनाजिर देखे हुए हैं और उसके नतायज भी देखे हुए हैं, लेकिन ना तो रियासत के इंस्ट्रूमेंट्स को, ना तो मुक्तदरात को, ना तो एस्टैब्लिशमेंट को कभी होश नहीं आता है। वो हमेशा इस तरह की गलतियां करते रहे हैं। क्या हुआ था जब इन्होंने अगरतला साजिश केस बनाया था ढाका में, तो जजेस साहबान जो है अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। अपने जहां मुकदमा चल रहा था उस पूरे रिकॉर्ड को भी जला दिया गया था और वो उनको भी भागते हुए बनी थी, इसलिए कि मुजीब रहमान लाडला बनाया गया था, फिर उसके जरिए ही मुल्क टूटा था। अब भी ये बना रहे हैं, लाडला बना रहे हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारे बना रहे हैं। लेकिन नज़ीर साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है, मुसलसल हुकूमत पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कहते हैं कि इसलिए ही खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे क्योंकि ये लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। बड़ा ही हैरानकुन बयानिया है ये। नहीं, ज़ाहिर ये बयानिया बना दिया गया है और यही बयानिया जो है वो लेकर इस रियासत के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस मुमलिकत के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर एक आलमी और मकामी इस्टेब्लिशमेंट की आपस का गठजोड़ चल रहा है जो इस चीजों को इस तरह के ले जा रहा है। हमें इस मुल्क की खैर मांगनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि मुल्क बहुत ही खतरनाक मरहले में जा रहा है। उसमें बहुत से कैजुअलिटीज, यानी इंसानों की नहीं, बहुत से हमारे मुल्क के अंदर बड़े ऐसे वाकयात हो सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो सब कुछ होने की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क महफूज रहे, ये हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो अदालतों में हैं या अदालतों से बाहर हैं, वो सब इस बात को नहीं देख रहे हैं। इस सारी सूरत को या तो समझकर इग्नोर कर रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं। ठीक है नज़ीर साहब, अदालत के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के जरिए अदालतों में आप समझते हैं जजेस को दबाव का शिकार किया जा रहा है। ये हुकूमत की भी नाकामी है, जो रियासती रिट है हुकूमत उस पर अमल नहीं करवा पा रही या अभी नहीं करना चाह रही। दूसरी जानिब खान साहब हैं तो वो गेम हाथ से निकलने की बातें कर रहे हैं। नहीं, गेम तो हाथ से, जिस वक्त जो ताकत के मराकज़ हैं अगर ऑफ का बटन दबा देंगे तो सब कुछ फौरन रुक जाएगा। उन्होंने आन का बटन दबाया हुआ है 1 साल से और वो लाडले को परवान चढ़ा रहे हैं, इसको हीरो बना रहे हैं कि जी ये इतना बड़ा
एक बड़ी अवाम के लिए, ये नहीं है कि वो इसके लिए बना रहे हैं, वो अवाम पर मुसलत करने के लिए एक ऐसी कुव्वत को ला रहे हैं जिसके जरिए वो अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती है इस लाडले के जरिए, और वो क्या है? वो हमेशा माजी में तो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क टूटा है। जब अयूब खान ने अपनी डायरी में लिख दिया था कि हम मुल्क को अलग कर रहे हैं मशरक़ी पाकिस्तान को, जब उनकी तरफ से बंगालियों को बुला कर कहा गया अपना अलग ले जाओ, तुम हमसे अलग हो जाओ, तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों किया? फिर आपने लोगों का इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? ये भी इनका तरीक़ाकार होता है। अब भी इसी तरीक़ेकार के मुताबिक मुल्क के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, और वो आलमी फरमाइश है, ये मकामी चीजें हैं, जो कुछ भी हो लेकिन रहा है। नजीर साहब, अभी आप देख रहे हैं खान साहब को रमजान या ईद जेल में हो सकती है उनकी? नहीं, मैं इस बात को नहीं देखता हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। मसला ये है कि जो ताकत के मराकज हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मुल्क जल रहा हो, ये जलने की तरफ जा रहा हो, फौज कहे जी हम गैर जानबदार हैं, यानी उसके लिए जानबदार नहीं थे, उसके लिए गैर जानबदार नहीं थे, जिसको धांधली के जरिए, वोटों की चोरी के जरिए इख्तियार पर ला रहे थे। जब जनरल भाजपा वोटों की चोरी आर्टिस्ट मशीनें बिठा रहे थे, उस वक्त गैर जानबदार नहीं रह सकते थे। जब लोगों के मेंबरान को और इलेक्टेबल्स को पकड़ कर इनके गले में डाल रहे थे, इनको वो कर रहे थे, जब इनके वो लाल और हरे दुपट्टे डाले जा रहे थे, उस वक्त ये गैर जानबदार नहीं थे। अब गैर जानबदार हो गए हैं, जबकि वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, तो इनको गैर जानबदारी सूझी हुई। हमारी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार नहीं है, वो अब भी लाडले के हक में जानबदार है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं जो तमाम साबिक जर्नल से उनकी अमलातें देख रहे हैं, उनकी फेवरेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह से असद उमर साहब भी मौजूद हैं, जी, जिस तरह से एजाजुल हक साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, असद उमर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, उमर अयूब साहब हैं, तो आप ये समझते हैं जो मुशर्रफ की बाक़ियात तो इमरान खान खुद हैं, अब अयूब खान की बाक़ियात उनके साथ है, उमर अयूब खड़ा हुआ है, ज़ियाउल हक की बाक़ियात वो उनके साथ मौजूद है, याहिया खान की बाक़ियात असद उमर मौजूद है। सारे तीनों साबिक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स की, चारों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की बाक़ियात उनके साथ मौजूद हैं, जिनने मार्शल लॉ लगाए। अयूब खान का पोता उनके साथ, याहिया खान के मिलिट्री सेक्रेटरी का बेटा असद उमर उनके साथ, और ज़ियाउल हक का बेटा उनके साथ। भाई सारे के सारे और ये खुद चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान चीफ पोलिंग एजेंट थे, और अब इस वक्त जो है अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, जिनके ये खुद पोलिंग एजेंट थे, ये सब की रूहें एक साथ मिल गई हैं, और लाडले के पीछे अल्लाह इस मुल्क की खैर थे। बिल्कुल नजीर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल है, और मुल्क में जो हालात हैं एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल होना भी समझ से बाहर है, कहीं से कोई मुदाखलत नहीं की जा रही, तो ये हालात तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। जो सियासतदान हैं वो तो टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को इस अमल से, हुकूमत से बाहर होना चाहिए और इसके मुकाबले की तैयारी करना चाहिए। संभाल लें खुद जज साहबान और जनरल साहबान जो है मुल्क को संभालें, फिर लोग अपनी लड़ाई लड़ें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनके पीछे उसकी पीठ पर उसको अपने बिछाकर और उसको जो है अपनी ताकत देकर आप जो है अवाम को निहत्ता छोड़ दें। ये तो वही है, एक गिरोह है जो उनके साथ चल रहा है, मफाद याफ्ता मफाद परस्त और टोला है जो उनके साथ चल रहा है। वो 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, इवन 1 करोड़ भी हो सकते हैं भाई, बाकी वो 22 करोड़ अवाम नहीं है। 22 करोड़ रोते बिलकते भूख से निढाल लोगों का ये तहरीक नहीं है। ये तारीख उन लोगों की नहीं है जिनके घरों में और जिनके खेतों में और जिनकी फैक्ट्रियों में भूख उगती है, अनाज नहीं उगता है और उनको कोई तनख्वाह नहीं होती है। वो सारी बेरोजगारी में पड़े हुए लोगों का इस वक्त कोई मददगार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है भाई। नजीर साहब, अभी जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह से जमान पार्क में नजीर साहब, जिस तरह से जमान पार्क में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बारहा हम देख रहे हैं पुलिस वहां पर पहुंचती है, कारकुनान का आमना सामना होता है पुलिस के साथ, और अभी हम ये देख रहे हैं कि वहां पर शायद अब हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से पख्तून कार्ड खेला जा रहा है कि जितने भी वहां पर जो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, जो रेजिस्ट करते नजर आ रहे हैं, वो पख्तून हैं। तो ये मामला कितना संगीन हो सकता है? ये वो तासुर लेना चाहती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि जनाब वो जो हक पर थे, जो रूस के सामने किए गए थे, जो अमेरिका के सामने किए गए थे, जो बड़े लड़ाका थे, बड़े ताकतवर थे, जिन्होंने रूस को अमेरिका को शिकस्त दी है, वो यहाँ इमरान खान की मदद में आ गए हैं। तो ठीक है भाई, आप पाकिस्तान को भी शिकस्त दे दो, कौन सा मसला है?
अब पाकिस्तान ने अगर शिकस्त खानी है इन क़यादतों तो खा लो। ये लेकिन कोई नजीर साहब इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लगता है कि हुकूमत के लिए अपनी रेट कायम कराना इतना ही मुश्किल हो चुका है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि रात को क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के घर पर, शफकत महमूद साहब के घर पर बहुत से कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन दर्जनों में सैकड़ों कारकुनान लिए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, और जहाँ पे जिनको कारकुन नहीं मिला उन्होंने 10-10 साल के बच्चों को भी उठा के दे गए। हमारे इस्लामाबाद में एक 10 साल के बच्चा, 13 साल का बच्चा, 15 साल के, 16 साल के, उसके वालिद आपको मुगल वैसे नहीं थे, बिल्कुल फिल्म दे गए। एक दूसरी जगह के ऊपर जो 10 साल के बच्चे को जो है जेल में ले गए। ये सारे फाशिस्ट हुकूमत इस वक्त कायम है मुल्क में, और पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि तरीके इंसाफ और अवाम इससे पीछे हट जाएगा, इससे और जज्बा बढ़ेगा। फौज साहब आपके घर पर छापा तो नहीं पड़ा अभी तक? नहीं, मेरे घर पे नहीं पड़ा। ठीक है, और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हुकूक की जंग लड़ने के लिए अवाम अब बाहर निकली है, तो आप ये भी दुरुस्त करार देंगे जो हंगामा रही वहां पर होती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, जो इमलाक हैं सरकारी उनको जलाया जाता है, इसको भी आप कह रहे हैं कि ये ठीक है? मेरा ख्याल है कि ये वो लोग बात करते हैं जो हकीकत से बहुत दूर बैठे हैं और जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। क्या जो रियासती ताकत है, जिस किस्म की रियासती ताकत का इस्तेमाल मासूम लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, उसके ऊपर ये सवाल भी बनता है कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों का तो फर्ज है कि वो बाहर निकलें और इस कस्तायत के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हों। जो हंगामा आराइयां हो रही हैं, जो जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की, आपने देखा नहीं कि आप चलाएं अगर जुर्रत है आपकी कि जिस तरीके से सिविलियंस की गाड़ियां तोड़ी हैं पुलिस ने, जिस तरीके से इन्होंने वहां डंडे मारे हैं, 10-10 साल के मासूम बच्चों को जो मारा है, आपको हंगामा आराइयां याद आ रही हैं? आपको ये याद नहीं आ रहा? बिल्कुल फवाद साहब, मैं वक्तन फवक्तन आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं वक्तन फवक्तन इस चीज को कोट करता रहा हूं कि पुलिस की जानिब से भी वही सब किया गया है और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन पर डंडे बरसाए गए हैं। पुलिस की जानब से ही हुआ। जी बिल्कुल हुआ है, लेकिन हमने पेट्रोल बम गिरते भी देखे हैं। जो कोई पेट्रोल बम नहीं गिरा यहाँ पे। ये अच्छा ठीक है, एक बड़ी अहम चीज आप ये कर रहे हैं कि फलस्तीन और जो गजा में जो हो रहा है वो तो दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। आप ये कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की सर्विस नहीं कर सकते तो डिसर्विस भी ना करें। बिल्कुल इस तरह से पोर्ट्रेट नहीं करना चाह रहा मैं चीजों को। मैं खड़ा करते हैं ना इन लोगों के आगे जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं, जिन्होंने लोगों के ऊपर जो है वो आंसू गैस शेलिंग बेइंतहा की है, जो एक सरकारी मशीनरी से लैस होके उन्होंने आके लोगों की प्रॉपर्टीज को, औरतों को, बच्चों को, उनको आप बराबर खड़ा कर देते हैं। फौसा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ भी अपनी तरफ से पोर्ट्रेट नहीं करना चाह रहा। मीडिया का काम रिपोर्ट करना है। आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अभी मीडिया का क्या काम है? मीडिया के ऊपर कैमरा की पाबंदी आई है, आप लोगों की जरूरत नहीं हुई, आप लोग खड़े हो एक दफा अपने राइट्स के लिए। पहले आपने सर पाबंदियां आपके दौर में भी लगती रही हैं, फिर पाबंदियां तो आपके दौर में भी लगती रही हैं। अच्छा कौन सा टीवी बंद हुआ, किसका लाइसेंस? नियो टीवी बड़ी बार बंद हुआ सर, जिस पे आप बात कर रहे हैं। नियो टीवी बंद नहीं हुआ सवाए इसके कि जब आपने पुलिस वालों को ऊपर जब टीएलपी का शेलिंग हो रही थी वो चले ये तो हम आपसी बातें कर रहे हैं। एक अहम सवाल का सिर्फ जवाब दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से एक तासुर। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना ये चाह रहा हूं कि मीडिया को कम से कम जो है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखना ही छोड़ गए हैं, लेकिन कम से कम अपने राइट्स के लिए तो खड़ा होना सीखें पहले, बाकियों की बात आप नहीं। फवाद साहब आपको सुनने के लिए लोग जरूर टीवी देखेंगे, मुझे यकीन है। मुझे बताइएगा जो हुकूमत की जानिब से एक तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ पख्तूनों की जमात है, मैं ये कोट कर रहा हूं हुकूमत की जानिब से तासुर, और ये कहा जा रहा है बारहा कि जो भी लोग ज़मान पार्क में मौजूद हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, वो सवात से आए हुए लोग हैं, केपी से आए हुए लोग हैं। तो एक पख्तून कार्ड जो हुकूमत खेल रही है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये कितना गलत हो सकता है? देखिए पहली बात तो यह है कि हुकूमत में तो लोग जो बैठे हैं ना,
उनको तो ना किसी पाकिस्तान की परवाह है, ना किसी सेंसिटिविटी की परवाह है, और ना ही उनमें कोई अकल है कि वो कोई बात करें। इस वक्त 2 महीने से जो लाहौर के लोगों ने जो स्ट्रगल किए, कल जो इस्लामाबाद के लोगों ने जुर्रत का जो मुजाहरा किया है, और बिल्कुल ये बात है कि इस वक्त ज़मान पाक के अंदर सिंधी भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं, पख्तून भी है, उस वक्त बलूची भी है। पूरा अगर पाकिस्तान देखना है तो उस वक्त ज़मान पाक में है। और ये वो खूबसूरती है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की लीडरशिप की कि वो तस्बीह के दानों की तरह पाकिस्तानियों को परोता है। और यही वो खूबसूरती है उस सियासत की। आज पाकिस्तान में अगर एक वफाकी जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है, और एक वफाकी लीडर है तो वो इमरान खान है। और बिल्कुल पख्तूनों को वीज़ा नहीं चाहिए लाहौर आने के लिए। और जो लोग ये अहमकाना बात कर रहे हैं, मरियम नवाज और ये पंजाब की जो कैबिनेट है, ये तो हैं बेशरम लोग, इनमें क्या करें इस बात के। ठीक है फवाद साहब, इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान भी यही कह रहे हैं, कारकुनान भी यही कह रहे हैं। यकीनी तौर पर रिजर्वेशंस हैं क्योंकि उन पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है। लेकिन अब जो कारकुनान ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार नहीं होने देंगे कि ये लोग उन्हें कत्ल कर देंगे। ये जो बयानिया है आपके समझते हैं ये ठीक है? इस तरह से तो अगर कोई भी गिरफ्तारी किसी भी केस में खान साहब को मतलब कोई भी टच नहीं कर सकेगा। खान साहब के ऊपर केसेस क्या है जिसमें हमको गिरफ्तार करना है जी? पहले केसेस की लिस्ट एक बनाए, लोगों के सामने रखें कि उनके ऊपर केसेस क्या हैं जिनमें गिरफ्तार करना है। मिसाल के ऊपर उनके ऊपर 38 टेररिज्म के केसेस हैं। और टेररिज्म क्या है? अगर आप इमरान खान इस वक्त लाहौर में मौजूद थे, जो इस्लामाबाद में पुल खन्ना पे मुजाहरा हुआ, इमरान खान उसमें टेररिज्म में शामिल है। हम लोग यहाँ पे थे पाकिस्तान के अंदर मदीना में, लोगों ने शहबाज शरीफ एंड कंपनी को चोर चोर कहा, हमारे ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस आ गए। सब्सटेंस भी तो देखे ना किसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। और बिल्कुल इमरान खान का जो खदशा है उसके कॉजेंट रीजन है, और उसके ऊपर पहले जिस तरह आपने कहा कातिलाना हमला हो चुका है। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसको बहुत फिक्र की नजर से देखें। ठीक है फवाद साहब, हुकूमती जो अरकान हैं वो बारहा हमने देखा ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी भी इमरान खान को अदलिया की जानिब से बड़ी सपोर्ट मिल रही है, बड़ा रिलीफ मिलता है, खान साहब लाडले हैं, और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट में जो कोई बाकियात थी वो उनके साथ मौजूद हैं। अदलिया तो बेहद है, अदलिया के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कौन सा हो रहा है? ये तो आप हुकूमत ने खुद मुआहदा किया कि आप ज़मान पाक के ऊपर ऑपरेशन रोकेंगे, और खुद मुआहदा किया कि आप फोकल पर्सन हो जाएगा और वो साथ मिलके जो है ये ऑपरेशन जो है होंगे, वरना नहीं होंगे। और आपने देख ही लिया रात को क्या हुआ, कल इस्लामाबाद में क्या हुआ। तो अदलिया की हैसियत भी कोई नहीं छोड़ी है, चाहे वो साथ हो या खिलाफ हो, बहस इररिलेवेंट। ठीक है, और आज भी ये इतलात मिल रही है कि ज़मान पार्क में दोबारा से भी ऑपरेशन हो सकता है। आज उसके लिए कोई लाया अमल क्या करेंगे? अब नहीं होता, कर ले जॉब पूरा, क्या फर्क पड़ता है इससे? लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, आवाम जो है वो इस वक्त है, और लोगों को नफरत है इस सिस्टम से, इन लोगों से। ये लोग बाहर नहीं निकल सकते अपने घर के। आप देखिए मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि कभी गार्डों के बगैर जाके बाहर खाना खा के दिखाएं। इनको लोगों ने जूते ना मारे तो मुझे। ठीक है, तो अभी जिस तरह से हम कुछ रिपोर्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, जिस तरह से अभी सिर्फ 30 के करीब कंटेनर जो हैं वो किला गुज्जर सिंह में रखे गए हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। किस तरह से इससे निपटेंगे? क्योंकि अदालती जानिब से तो ये कहा गया था कि अब सब अफवाम व तफहीम से हल किया जाए मामला, तो दोबारा से देख रहे हैं कि मामला खराबी की तरफ जाएंगे। देखिए हमको मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है, हम ज़ाहिर लड़ तो नहीं सकते ना, हम तो प्रोटेस्ट ही करेंगे, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरा ज़ाहिर है कि आप जुडिशरी के पास जाएंगे। अब हमने आज से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है। अब आज उसकी हियरिंग होगी, देखते हैं जैसा उसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। ठीक है, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया गया है, काबीना से मुशावरत करेंगे, और अहम नुकता तो यही है कि इमरान खान को किस तरह से डील करना है। ना इमरान खान इनसे डील हो रहा है, ना मुल्क इनसे डील हो रहा है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। IMF का प्रोग्राम जो है वो अब नजर नहीं आ रहा कहीं पे होता हुआ, और जो बयान इसहाक डार ने जिस तरह से दिए हैं, आम लोगों की कमर इन्होंने तोड़ दी है। हम इंटरनेशनल खारजा अमूर में मुकम्मल जो है वो तन्हाई का शिकार है। वो बिलावल भुट्टो से सियासी उसके गैर मुल्की दौरे खत्म नहीं होते, ना कोई पॉलिसी है ना कुछ है। आम लोगों का तो बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया।
ठीक है फवाद साहब, अभी पूरी पीटीए में हम देख रहे हैं कि सिर्फ मरियम नवाज ही हैं जो फ्रंट फुट पर आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दागती हैं, अस्करी जमात तक कह चुकी हैं पीटीआई को। लेकिन ये जो है ना मरियम नवाज है या ये जो एक दो बाकी लोग हैं, वो आपने देखे वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना बैग उठाना है और बाहर भाग जाना है। जिन्होंने यहाँ पे रहना है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जिन्होंने यहाँ पे डील करनी है सियासत, वो पीछे हैं। उनको पता है कि मुल्क इस तरह से नहीं चलते जिस तरह से ये इनके ख्वाहिशों के ऊपर वो चलाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर बैठा है, तो उसके बेटे भी मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो उसकी बेटी ने सिर्फ बैग उठाना है और बाहर चला जाना है। पैसे इनके साथ बाहर है, हर चीज इनकी बाहर है। इनकी क्या हैसियत औकात है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में तो ठीक है फवाद साहब, एक लास्ट कमेंट बस कीजिएगा, ये बताइएगा खान साहब ने कहा गेम सबके हाथ से निकलने वाला है, इससे क्या मुराद है, किस गेम की बात हो रही है? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है शायद नवाज शरीफ वापस आएंगे, ये ईद करेंगे वो लाहौर में पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से वेलकम करेगी? मुझे तो नवाज शरीफ वापस आते नहीं लग रहे। मुझे तो शहबाज शरीफ और इसहाक डार और मरियम पाकिस्तान से जाते लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान ने वार्न किया है कि पाकिस्तान में लोगों का टेम्परेचर बहुत जो है वो ऊपर है, और छोटा मोटा भी कुछ ऐसा हो गया तो फिर ये पाकिस्तान में जो ईरान या फ्रांस वाली सूरत पैदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी मईशत एक अरसे से मुश्किलात का शिकार चली आ रही है और कर्जों का बोझ है कि बढ़ता ही जा रहा है। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसहाक डार की जब से स्टेटमेंट सामने आई है, बहुत सी बातें सुन रहे हैं कि शायद IMF की जानिब से जो प्लानिंग की जा रही है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम या एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक भी अब हमसे कुछ ना कुछ मांगा जा रहा है। रोल बैक करना पड़ेगा मिसाइल प्रोग्राम या सिर्फ बातें हैं? देखिए, ये खतरा 2024 में शुरू होगा, अभी नहीं है। अभी हमारे गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है, और अगर हमारी हुकूमत ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सियासतदानों ने खतरात का इजहार नहीं किया तो ये जो डिफॉल्ट के शौक की बातें हैं, जौहरी प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान का दिफाई बजट है, पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान के जोग्राफियाई नक्शा है, इन सब के ऊपर IMF के अलावा जो है FATF के गिर्द जो है FATF को भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए साहब का असल जुमला ये नहीं है, असल बात यह है उन्होंने ये कहा कि हम IMF की सिफारिश कराएंगे अमेरिका से। अब जब अमेरिका सिफारिश करेगा तो अमेरिका जो है फ्री लंच तो नहीं देगा, फिर वो आपसे कहेगा कि जी आप CPEC को भी जरा सा स्लो डाउन कर लें, आप जरा सा अपने ये आगे चल के खतरात हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में सब नजरअंदाज करते हैं। आप ये देखिए कि 28 फरवरी 2022 को $1 जो था वो 178 रुपीज का था जी, अब ये 282 रुपए का, यानी अगर आप $70 अरब की इंपोर्ट्स करते हैं तो उसकी पाकिस्तानी करेंसी में 7,000 अरब रुपया ज्यादा होगा, 7,000 अरब रुपया सालाना। फिर उस पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स लगेगा, फिर पेट्रोल बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब IMF तो इस चीज को डिनाई कर रहा है मिसाइल प्रोग्राम या एटमी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन फिर कहां कोई कमी रह गई? पाकिस्तान ने कौन सी बात नहीं मानी? तमाम सब्सिडीज खत्म हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जो कहा जा रहा है वो माना जा रहा है, फिर भी मुआहदा नहीं हो रहा। नहीं, पहली बात ये थी कि वो कुछ नहीं कह रहे, जो कुछ कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं, जो कुछ हो रहा है वो ये रह गई कि हमने जब उसमें गैर जरूरी ताखीर कर दी, आपके रिजर्व गिर गए और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो परेशान हो गए कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो उन्होंने जो कमिटमेंट किया था IMF के साथ, अब जब आपके रिजर्व गिर गए तो वो IMF ये कह रहा है कि जी अब तो आपको दोस्त ममालिक से जो पैसा मिलेगा उसके बाद भी आपके मसले हल नहीं होंगे। मैं जो असल बात आपको बता रहा हूँ, IMF से कर्जा मिल जाए, सऊदी अरब से मिल जाए, चीन से मिल जाए, कतर से मिल जाए, UAE से मिल जाए, कुछ जेनेवा कॉन्फ्रेंस के पैसे भी शायद आगे चल के मिल जाए, अभी तक तो एक धेला नहीं मिला। उसके बावजूद आपने मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर लिया है कि वो फिर भी आपको मसले बरकरार रहेंगे, बढ़ेंगे। तो IMF ये कह रहे हैं कि जी मेरे कर्जे के बाद भी अगर आप दोबारा यही तबाही आई तो पहले आप उसको ठीक कर लें। हमने उनको मौका दिया, अक्टूबर 2021 में हमें चाहिए था कि उनके साथ मुआहदा कर लेते। उस वक्त 220 रुपए का डॉलर था, तो उतना ज्यादा वो पेट्रोल की भी आपको नहीं करते, रिजर्व भी इतने नहीं गिरे थे। वो गलती हो गई पिछले
इसमें पिछली हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है, इस हुकूमत का भी हाथ है। फिर तबाही बर्बादी जब हो रही है और आप डिफॉल्ट के नारे लगाएंगे तो उधर चीन परेशान है। अब चीन को हमने 41 अरब डॉलर पे किया, आप लोगों को पता है ये बात, 3 वर्षों में 41 बिलियन डॉलर। अब चीन ये कह रहा है कि कनेक्टिविटी करें। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप भारत को भी शामिल करें। तो जब भारत आएगा तो पहली कंडीशन होगी कनेक्टिविटी की कि आप उसको तिजारत राहदारी दें जमीनी रास्ते से पाकिस्तान के थ्रू। अभी तक हम ये कह रहे थे जी कश्मीर के बगैर नहीं होगा, अब वो आपको मानना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं ये खतरात क्या है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब से कुछ पहले सऊदी अरब ने हमें 1.5 अरब डॉलर नकद दी और ये कहा ये तोहफा है, अब आपने वापस नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, रमजान आ रहा है, महंगाई हम देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ रही है, आलमी मार्केट्स में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, क्या करेगा फिर गरीब आदमी? हम तो ये बात कर लेते हैं कि हुकूमती ताखीर की वजह से ये सब चीज़ों में डिले हो रहा है। आम आवाम को तो IMF का मुआहदे होने से ना होने से ना गर्ज है ना उन्हें कोई उससे फर्क पड़ रहा है। नहीं तो आम आदमी किस चीज से गर्ज है? सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने से। अब मैंने जो आपको बताया कि जो खतरात बढ़ेंगे, अभी तो महंगाई बढ़ेगी। जब जो जलसों में जाके नारे लगाते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि जी आप जो बातें कर रहे हैं कि हुकूमत चोर है, फलाना चोर है। कभी आप ये भी कह रहे हैं कि जी हमने तो नहीं टैक्स चोरी रोकी तो अब रोक के दिखा दें। क्या इंतखाबात के बाद चोरी रुक जाएगी? क्या किसी पार्टी ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले अगर कानून साजी नहीं की टैक्स पर तवानाई के लिए तो ये होगी इज्तिमाई खुदकशी? हम तो देखें ना इंतखाबात की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे जो कि एक सियासी हकीकत है और एमक्यूएम ने अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त था कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई थी, लेकिन एमक्यूएम को शुरू दिन से बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना भी रहा है। बानियों एमक्यूएम से अलहदगी के बाद अब एमक्यूएम एक नई सियासी जद्दोजहद कर रही है। कराची में एमक्यूएम की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया, जिसके मनाज़िर अपनी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यौम तासीस पर जलसा किया गया जिसमें तमाम ही सियासी क़यादत मौजूद थी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू की, उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही कौमें हैं, एक जालिम और दूसरी मजलूम। ताकत हमारी तहजीब नहीं बल्कि हम तहजीब को अपनी ताकत समझते हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था आज ये तय होना चाहिए कि मरदमशुमारी में हमें पूरा गिना जाना चाहिए जो कि रिजर्वेशंस हैं तमाम ही जमातों को। लापता अफराद बाजियाब होने चाहिए। ये बल्दियाती इंतखाबात धांधली के जरिए हुए और जो 53 सीटें जिन्हें शुमार नहीं किया गया, इस हवाले से भी उन्होंने कल जो यौम तासीस मनाया गया है एमक्यूएम की जानिब से, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद भी होंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये कहा है, मरदमशुमारी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो बाकी जमातें भी हैं वो भी उसको डिस्कस कर रही हैं, लापता अफराद के बाजियाब होने से मुतालिक बात की जा रही है। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात पर इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली के जरिए हुए हैं और जो 53 सीटें हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा रहा। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल के यौम तासीस के जलसे की बात करें, एमक्यूएम को कराची में आप लग रहे हैं कि एक दोबारा नई जिंदगी देगा। मरदमशुमारी में के जो मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे इस मसले को? मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम में जब तकसीम हुई, हम लोग आपस में बिखर गए जी, तो लोग बहुत मायूस हुए और जाहिर है कि फिर वो कारकर्दगी और परफॉर्मेंस भी ना रही, वो तंजीम का जो आवाम के साथ एक राब्ता था वो भी कायम ना रहा। तो लोगों की एक ही ख्वाहिश थी कि भाई किसी तरह ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का सियासी अमल जो है इसे मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इन सब को आपस में बाहम शेर व शकर होके एक जगह जमा होना चाहिए। क्योंकि देखें एमक्यूएम की जगह जिन लोगों ने भी ली या जिस सियासी जमात ने कुछ अपने वोट बैंक के बलबूते पर, कुछ उन्हें इजाफी सीटें हमारी दिलाई गई थी, ये तो बात तय है। 2018 में इंतखाबात किस तरह हुए लोग जानते हैं जी। तो अब जब कोई न पीटीआई ने परफॉर्म किया 4 सालों में, ना पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ डिलीवर किया। K4 का मंसूबा है पानी का, 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा है,
किसी मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं, कचरा उठाने का निज़ाम कोई उसमें जिद्दत नहीं, निकासियाब का निज़ाम उसमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, कोई रिसाइकलिंग प्लांट नहीं, कोई सेकेंडरी सीवर्स, कोई लाइनें नहीं डाली गई। अच्छा, जो 3 ट्रीटमेंट प्लांट है वो बंद है। अच्छा, तो लोगों ने देख लिया कि भाई किसी और ने तो इतना सा भी परफॉर्म नहीं किया, बल्कि सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने ले लिए और जब 140A की पटिशन मेरी मंजूर हो गई तो वो इख्तियारात अब तक नहीं दिए, माहिदा किया, उस पर भी अमल नहीं किया। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं कि एमक्यूएम तकसीम हो गई, एमक्यूएम तकसीम हो गई या इसको तकसीम कर दिया गया? कौन से अवामिल थे? 2018 के इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, कौन वो लोग थे जिन्होंने इजाफी सीट्स दिलवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि अभी पीटीआई भी वही बात कर रही है कि एमक्यूएम को अगर इकट्ठा किया जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, एमक्यूएम तो ज़्यादा सिंध के शहरों में ही मैं समझता हूँ कि मौजूद है ना जी। उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। हम कराची और सिंध के शहरों में हमारी सीटें हैं, हल्के हैं। पीटीआई तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ती है ना जी। तो पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पीटीआई को एक कौमी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ कि 2018 में हमारी सीटें पीटीआई को दी गई थी, इसी तरह मैं मानता हूँ कि 2013 में कुछ 3-4 सीटें हमने इजाफी ली थी तो शायद वो हमारी नहीं थी। तो इसका मतलब ये तो कहीं पर किसी जमात को हालात और वक्त के मुताबिक सपोर्ट मिल जाती, सहूलत मिल जाती है और किसी जमात को नहीं मिलती है। तो पीटीआई अगर ये इल्जाम लगा रही है कि एमक्यूएम को आपस में कोई मिला रहा है तो ये बताएं कि फिर पीटीआई को 2018 में सीटें किसने दिलाई थी जी। और लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, आप कहा यह जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि आप लोग तो अभी भी इकट्ठे नहीं होना चाह रहे थे, इकट्ठे किया गया है पीटीआई के खिलाफ। देखिए, कम से कम पीटीआई मेरे बारे में बात नहीं कर सकती, ठीक है। मैं तो 2 सालों से रेगुलरली बाकायदा तसलसल के साथ ये बात कर रहा था और मेरे दोस्तों साथियों को भी ये बात समझ में आ गई। और इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर फर्ज कर लें, हमारी तकसीम का भी जिम्मेदार था किसी हद तक, तो अगर उसने इस हद तक रोल प्ले किया कि इस मामले में भी वो न्यूट्रल हो गया और हमारी यकजहती आसान होगी, मुमकिन हो गई, तो मेरे ख्याल में इसमें मतलब कोई जो चीज बेहतरी के लिए हो कम से कम उसको वेलकम करना चाहिए। हम सब अगर एक जगह हैं और हमारा वोट बैंक बिक रहा था, कारकुन बिक रहे थे, नेटवर्क टूटा था, 2 महीने 7 दिन में कराची की हालिया तारीख का इतना बड़ा जलसा हमने करके बता दिया, जिसके लिए मैं कराची के अवाम का खास तौर पर और जो एमक्यूएम के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि वो ये नाउमीदी और मायूसी से उम्मीद का सफर है। तो इसमें तो पीटीआई को एक सियासी जमहूरी अमल के बहाल होने पर खुश होना चाहिए, उन्हें तो वेलकम करना चाहिए। वो अपनी मेहनत करे, अपनी मेहनत से वोट ले, हम अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत से वोट। तो अभी आप क्या समझ रहे हैं जो मर्दमशुमारी है, मर्दमशुमारी उनमें किन मसाइल का सामना है? आपने कहा हमें पूरा गिना जाए, यही वजह थी जिसकी वजह से हल्का बंदी और मर्दमशुमारी की बुनियाद पर आपने हिस्सा नहीं लिया और अब आप बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी तस्लीम नहीं करे। डॉक्टर साहब, जब तक मेयर कराची काम नहीं करेगा, मेयर का इंतखाब नहीं होगा, आपको लगता है कराची के मसाइल हल होंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि मेयर का इंतखाब हो भी जाए, मेयर का इलेक्शन हो भी जाए, मेयर आ भी जाए और अगर वो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी का मेयर आता है तो वो वसीम अख्तर भाई से ज्यादा उसे जलीलो ख्वार किया जाएगा, क्योंकि वसीम अख्तर के पास 12 लाख वोट थे एमक्यूएम के पास 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में और जमात इस्लामी ने 4 लाख वोट लिए हैं। कहाँ 12 लाख का वोट बैंक, कहाँ 4 लाख का, कहाँ 12% का वोटर्स टर्नआउट जिसमें जमात इस्लामी का इतना शेयर और कहाँ 45%, 40% का वोटर्स टर्नआउट 2015 में। तो जमात इस्लामी को भी किसी खुशफहमी मुब्तला नहीं होना चाहिए और पीपल्स पार्टी जिसने छोटे हल्के बनाकर 15% कराची को 50% कराची बना दिया अपने लिए और नंबर 1 पार्टी बन गई, तो उसे भी इस जलसे के बाद उसके दिमाग में भी कोई कीड़े हैं तो वो भी झाड़ लेने चाहिए, क्योंकि उनकी हकीकत भी ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमने आईना दिखाया है पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी, पीटीआई को। ये जलसा हमारी यकजहती का पहला फल है। अब आम का सीजन आ रहा है, आम भी खाएं, इंशाल्लाह हमारे सब्र और यकजहती के और भी फल होंगे जो लोग खाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब की स्टेटमेंट एक सामने आई है उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि टीटी का इस्तेमाल ना करें, ट्विटर का इस्तेमाल करें, उस पर क्या कमेंट करेंगे?
देखिए, ये एमक्यूएम के बारे में एक परसेप्शन था कि एमक्यूएम तशद्दुद में बहुत ज़्यादा मुलव्विस रही या उसे दीवार से लगाया गया और कुछ अगर तशद्दुद आया तो वो रिएक्शन था। तो ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि ये एमक्यूएम की पॉलिसी थी। लेकिन अगर मुस्तफ़ा भाई कह रहे हैं ये फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, वक्त बचाने के लिए कह रहे हैं कि भाई चलो परसेप्शन था, चले आपकी बात मान ली। लेकिन असल बात ये कि आज का दौर कंपटीशन का दौर है, मुसाबिकत और मुकाबले का दौर है, मेहनत करके अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का दौर है। और जो जदीद टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जिसमें स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और कंप्यूटर्स हैं, और उसके ज़रिए से ये जो टिकटॉक है जिसके ज़रिए से अपनी बात को पढ़े लिखे लोगों में और पूरी दुनिया में पहुंचाना होता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो बात की मुनासिब की कि सोशल मीडिया वो टूल है जहां गलत इस्तेमाल भी होता है तो गलत को सही, सही को गलत साबित किया जाता है। लेकिन हम अपनी सही बात क्यों ना मनवाएं जब बहुत सारे लोग अपनी गलत बात मनवा रहे हैं। उतनी बेस नहीं है, उतना दमखम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अपने कद से ज्यादा छलांग लगा रहे। तो चले अगर यही टूल है तो यही सही, तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल ठीक है। डॉक्टर साहब अभी अब 3 दिनों से जी डॉक्टर साहब अभी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है ज़मान पाक में, आपको इल्म है उसका। निगरान हम देख रहे हैं इमरान खान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं, वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की एक स्टेटमेंट सामने आई कि जो कुछ ज़मान पाक में हुआ अगर वही एमक्यूएम करती तो उनके तो बच्चे भी उठा लिए जाते। इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है ना कि ज़मान पार्क में लोगों को वक्त दिया गया, मौका दिया गया। छापे और गिरफ्तारी का एक वक्त होता है। अलग सुबह अगर छापा मारा जाए या रात के किसी पैर छापा मारा जाए तो कितना ही बड़ा दिन में एजिटेशन हो, मजमुआ हो, रात को उसमें नुमाया तौर पर बहुत कमी हो जाती है। लेकिन अगर सारी लश्करकशी दिन में की जाएगी और लोगों को ऑर्गेनाइज होने दिया जाएगा, वहां पर जमा होने दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद अगर कोई एक्शन होगा तो आंसू गैस का इस्तेमाल उसको कोई दुनिया सब्सक्राइब नहीं करेगी। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी जिस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी जिस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहे थे वो एक डोमिसाइल का फर्क आप समझते हैं अभी भी एग्जिस्ट करता है? करते हैं ना। देखिए ना, हमारे यहाँ मावरा अदालत कत्ल होते हैं, लोगों को जिंदा उठाया गया, उसके बाद लापता कर दिया गया। अब भी सैकड़ों फैमिलीज के लखते जिगर कारकुनान एमक्यूएम के कई सालों से लापता हैं। उनकी बाजियाबी का कहीं पर देखिए ना, ये आवाज पीटीआई को भी तो फिर उठानी चाहिए थी, इमरान खान साहब को भी तो उठानी चाहिए थी। इसका मतलब है कि अगर एमक्यूएम के साथ कोई रियासती जबर या ऑपरेशन और तशद्दुद हो वो जायज़ है, क्योंकि एमक्यूएम पूरी की पूरी उनकी नज़र में एक ज़माने में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और अगर अपनी जब बात आती है तो अपने ऊपर होने वाला जुल्म नजर आता है, दूसरों पर होने वाला जुल्म, तो डाइकॉटमी। तो ये जो हुकूमतें हैं उनका रवैया भी मुनाफिकाना और दोहरा अमल है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये होंगे तो डोमिसाइल का फर्क तो नजर आ जाता है ना कि भाई किसी एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, ये नहीं होना चाहिए। फिर हर एक को इंसान का बच्चा, हर एक को पाकिस्तान का शहरी समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दूसरों को जानवर और भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें, और जो आप जिनको थोड़ा सा अपने से करीब समझे उनके साथ रियायती सलूक नहीं होना चाहिए। और ये भी जो हो रहा है इसको भी मैं समझता हूँ कि कोई भी एंडोर्स नहीं करेगा। तो इस मसले पर जिद इख्तियार करने की बजाय तमाम फरीक़ैन को आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए, कौमी एजेंडे पर बात करनी चाहिए। और एक सिविल सोसाइटी, दानिशवरों, सहाफ़ियों और मीडिया की तंजीम ने तो पहले ही कह दिया है कि तमाम बड़े और सियासी जमातें ख़ास तौर पर बैठें और इलेक्शन के टाइमिंग और फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक करें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी करें और एक कौमी एजेंडा कायम करें, जिससे ये मुल्क इस वक्त यरगमाल बना हुआ है, मईशत तबाहाल बर्बाद है, डॉलर है, तेल की कीमतें, बिजली, गैस कहां से कहां चलेगी, लोगों को। डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इमरान खान को? जो उनके रिजर्वेशंस हैं आप समझते हैं वो ठीक हैं? वो कह रहे हैं कातिलाना हमला हो चुका है और डेली वो यही बात कर रहे हैं कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं।
देखें, एक वक्त था कि जब हमारे यहाँ लोगों को महसूस होता था कि अल्लाह ना करे अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, किसी महफूज उसमें ना चले गए हिसार में, तो शायद उनके ऊपर हमला और कत्ल हो। तो अमूमन तो लोग अपनी गिरफ्तारियां इसलिए देते हैं कि वो दुनिया की नज़र में गिरफ्तारी दें, अवाम के सामने दें, अदालतों के सामने दें, तो फिर किसकी मजाले के ज़ेर हिरासत हों, ज़ेर हिफाजत हों, तफ्तीश हो सकती है, सवाल जवाब हैं और थोड़ा बहुत जहनी टॉर्चर हो सकता है। लेकिन उस पाए के लीडर के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, मैं नहीं समझता कि सरकारी निगरानी में और ज़ेर हिरासत अल्लाह ना करे उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे ख्याल में उनको ये जुर्रत करनी चाहिए, गिरफ्तारी देनी चाहिए, अदालत और मुकदमात का सामना करना चाहिए, ये तमाशा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार इख्तिताम के हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स अपने एजाज के दिफा में कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का जो जादू है वो सर चढ़कर बोला। फाइनल मैच तो हफ्ते की शाम को हुआ, लेकिन क्या ही फाइनल मैच था कि देखने का मजा ही आ गया। आखिरी गेंद पर फैसला हुआ, तो जो आखिरी बॉल तक हैं वो तमाम ही शायकीन जो स्टेडियम में मौजूद थे, यकीनी तौर पर उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी अप एंड डाउन हो रहा होगा। जो घर में शायकीन मौजूद थे वो भी टीवी स्क्रीन के सामने जमे रहे। 25,000 शायकीन स्टेडियम में मौजूद थे जिन्हें फाइनल देखने का मौका मिला। और लाहौर कलंदर्स का ये जो आसाब शिकन मुकाबला हुआ, सनसनीखेज ड्रामा हुआ, ये तमाम हो चुका है। और अभी पाकिस्तान सुपर लीग का जो 8वां एडिशन है लाहौर कलंदर्स अपने नाम कर चुकी है। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था फाइनल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और हमने आपसे ही अपने प्रोग्राम में काफ़ी बार बात की थी कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स ही होंगे फाइनल में, तो कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्शंस भी ठीक रहीं। किस तरह से देख रहे हैं इस फाइनल को? हम देख रहे हैं कि जितने भी एडिशंस हुए तो वो स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान सुपर लीग का वो बढ़ता जा रहा है एज पर एडिशन। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो मुझे याद है, जब आपको याद हो जब पहले एडिशन स्टार्ट हुए थे तो कहीं ना कहीं वो तासुरात थे लोगों के ज़हन में, मेरे में भी था कि यार ये कामयाब होगी नहीं होगी, पाकिस्तान से बाहर हो रही है, ये मामलात वो मामलात। लेकिन स्लो एंड स्टेडी अब आपको फ्रूट नजर आता है। मैं नजम सेठी साहब की बात कोट करूंगा, मैं उनकी ट्वीट अभी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो इसके मीडिया राइट्स थे IPL के वो 130 के मिलियन के करीब थे और पाकिस्तान सुपर लीग के 150 मिलियन के करीब है। दैट मींस कि उसने राइज अप किया है। स्लो एंड स्टडी आपको फूड मिल रहा है। PSL 8 में आप देखें, अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स थे इस दफा वो भी सबसे ज्यादा इस दफा पूल ऑफ क्रिकेटर्स ने एंगेज किया, अपने आप को एनरोल किया था। अनफॉर्चुनेटली टीम्स इतनी है, आपको पता है टीम्स अभी स्लो एंड स्टडी उनकी कोशिश है नजम सेठी साहब की कि उसको बढ़ाया जाए, लेकिन आपको पता है कि अगर पूरे हालिया साल में बात करें तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ टीम को। इस साल जाके कुछ टीम्स को ब्रेक इवन मिला, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल फैसला होगा। लेकिन अगर दोनों टीम्स की बात करें तो मुझे याद है जब मुल्तान में खेल रही थी तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, एक जलब स्क्वाड आप नजर आता था। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि पॉइंट्स टेबल पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता रहेगा। लाहौर आपको पता है कि जो क्वालिफायर था वो पहला क्वालिफायर हारा, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी लाहौर की कि लाहौर साइकोलॉजिकली बड़ा एक प्रेशर में नजर आता है जब आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला करते हो। टॉस बड़ा मैटर कर रहा था उस फाइनल के अंदर, लेकिन मुल्तान के हक में टॉस नहीं किया, लाहौर ने टॉस जीता, लाहौर ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। लेकिन बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से लाहौर के डेथ ओवर जो जमान खान स्पेशली उसने जिस तरीके से डेथ ओवर निकाला यहाँ पर, क्योंकि टोटली आपको पता है मैच जोन्स है वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ शायद टिम डेविड को ऊपर आना चाहिए था बैटिंग करते हुए खुशदिल शाह की जगह, क्योंकि खुशदिल शाह अच्छे पिच हिटर है लेकिन वो ज्यादा वनडे को ज्यादा सूटेड एज कंपेयर टू T20। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा मुकाबला था। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मुल्तान की टीम भी हारी है। एक रन का बिल्कुल मार्जिन था, तो अच्छा फाइट बैक उन्होंने भी किया। ओवरऑल अगर देखें तो बड़े हाई स्कोर्स हुए, बड़े सनसनीखेज मैचेस हुए। हमने देखा एक दिन में 400-500 रन बन रहे हैं। इवन फाइनल में भी देखें तो 400 रन बने हैं तकरीबन, तो बड़ा अच्छा एक वो जो स्टैंडर्ड है वो सेट हुआ है। देखिए इस टीम का एक चीज तो आपको पता है, पाकिस्तान चाहे लीग क्रिकेट जो स्पेशली है ना जो T20 है, ऐसा फास्ट बॉलर ऑब्वियसली ये चीज तो होती है कि यार अपना बैटर बॉल के अंदर कहीं ना कहीं आपको ना जो सा बैलेंस चाहिए, लेकिन डिमांड है क्रिकेट की। आप देखें शायकीन क्रिकेट है उनकी भी कोशिश होती है कि ये ज्यादा स्कोर हो, चेस भी हो, वो ज्यादा इस चीज को पसंद करते हैं। और जो टिपिकली जो अपना पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखें जो 200 स्कोर हुआ है वो चेस भी हुआ है। ये वाहिद दोनों टीमें हैं, चाहे वो मुल्तान की बात करें चाहे लाहौर की बात करें। मुल्तान जो लाहौर है वो 9 दफा 200 प्लस, सॉरी मुल्तान जो है वो 9 दफा
200 प्लस स्कोर टच कर चुकी है पीएसएल के अंदर, और जो लाहौर कलंदर है वो 8 दफा टच कर चुकी है। ये दोनों जैम पैक स्क्वाड्स आप देखें ना, मुल्तान के पास एक बैट्समैन, टॉप स्कोरर बैट्समैन मौजूद था, 2 लीडिंग विकेट टेकर मौजूद थे। उसके अलावा अगर लाहौर की बात करें आप, तो लाहौर की बॉलिंग यूनिट आपके सामने है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर लीग क्रिकेट में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूं, देखें अच्छी चीज है कि आपने अंडर 19 और पाकिस्तान ए के टूर्स स्टार्ट किए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद किए हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात यह थी कि जो लड़का बास अफरीदी है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए हैं, सबसे ज्यादा अपना उसने हाई स्कोरिंग विकेट टेकर था, वो लड़का पाकिस्तान सुपर लीग की टीम के भी जो टॉप टीम होती है उसके अंदर उसका नाम भी आया, पाकिस्तान ए में उसका नाम नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। चले पाकिस्तान में आपने उसका नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट उसको आप लेके आते ना। तो ये जो चीजें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई कमेटी है उसको देखने वाली है कि यार हम लोग आखिर क्या क्राइटेरिया हमने यहाँ पर रखा हुआ है। कि एक वो वक्त था, मुझे याद है कि पाकिस्तान सुपर लीग में 2 लड़के मैच में परफॉर्म करते थे, 2 मैचेस में उनको उठा के डायरेक्टली नेशनल टीम में ले जाते थे। बिल्कुल ठीक है अवैस, लाहौर कलंदर्स ने भी ओवरऑल फाइनल तो वो जीत चुके हैं, लेकिन टूर्नामेंट में भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। खासतौर पर अगर शाहीन आफरीदी की बात करें, बॉलिंग के साथ साथ जो बैटिंग की जो उनकी सलाहियत है वो भी डे बाय डे बेहतर हो रही है। जो जिस बैटिंग ऑर्डर पर वो आ जाते हैं वो भी अभी ठीक हम देख रहे हैं, साबित हो रहा है। देखिए एक चीज तो मुझे शाहीन अफरीदी की आप प्रैक्टिस सेशंस में भी अगर आप देखें ना, तो बॉलर तो ऑब्वियसली आपको पता बहुत बड़े बॉलर हैं, जरूर कहीं ना कहीं मार पड़ती, क्योंकि जब इतनी प्रेशर सिचुएशन हो तो वो जो एग्रेसिवनेस है वो आपकी निकलती है। आपने देखा होगा फाइनल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव भी हो रहे थे जो प्लेयर्स थे आपस के अंदर। शाहीन अफरीदी भी आपको नजर आया कि एग्रेशन में आपको, चाहे वो क्वालिफायर में पेशावर के खिलाफ नजर आया, इसमें भी नजर आया, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर स्पेशली कहता हूँ, उनका जो बैट स्विंग है उसने बड़ा हेल्प आउट किया। आपने देखा होगा पीएसएल से पहले लाला उनके साथ वो काम कर रहे थे, जो बैट स्विंग है उसको अगर आप देखें इस वक्त, तो शाहीन अफरीदी की जो बैट स्विंग, गोल्फ स्विंग जिसको कहते हैं, बड़ी जबरदस्त अपना है। और खास करके पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूं तो अच्छा है, क्योंकि जो डाउन दी ऑर्डर जो हमेशा हम बात करते हैं, जो टेल है वो ज्यादा डैमेज करती है दूसरे को। देखें जो आपकी टेल होती है, जो नीचे डाउन दी ऑर्डर बैट्समैन, अगर वो 30 40 50 रन की पार्टनरशिप भी कर जाए तो वो खासा डेंट कर देती है। सरप्राइज होता है दूसरी टीम के लिए। इनके लिए परफॉर्म मैं कहता हूँ शाहीन अफरीदी के लिए फॉर्म में आना, बैटिंग करना, वो बड़ा एक फायदेमंद पाकिस्तान के लॉन्ग फॉर्मेट के लिए होता। ठीक है, और बीइंग अ कैप्टन शाहीन को किस तरह देख रहे हैं आप? अच्छी कप्तानी है। देखें आपको शाहीन अफरीदी का, क्योंकि मैं सुन भी रहा था मीडिया टॉक जब उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद मुझ पे अपना भरोसा किया गया और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसको चैलेंज लेके एक्सेप्ट भी किया। मुझे सबसे अच्छी चीज देखें कप्तानी के अंदर ये लगती है कि जब आप कूल एंड काम अपना रह के आप कैप्टनसी करते हो। आपने देखा होगा रिजवान को भी, चाहे जो भी स्कोर पड़ता रहा, जितने भी मामला प्रेशराइज रहे हैं, लेकिन कूल एंड काम उन्होंने कैप्टनसी की है। सेम विद शाहीन अफरीदी। मुझे याद है जमान खान से मेरी भी जब बात हुई, जमान यही बात कर रहे थे जिन्होंने मीडिया पे भी की कि जिस वक्त आखिरी ओवर दिया गया था, शाहीन ने यही कहा था कि यार देखें मार पड़ेगी या जो भी है वो तो अल्लाह के साथ बेहतर जानती, जीतना नहीं जानना, लेकिन तुमने अल्लाह का नाम लेके 100% यहाँ पर देना। तो ये बड़ी चीज होती है कि जब एक कप्तान जो सा बड़े दिल से और खास करके मुस्कुराहट से जो सा बॉलर को बुलाए और रिलैक्स करके उसको कहे कि तू मेरा स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, जो भी होता है वो अपनी जगह। लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में हमने देखा हफ्ते वाले दिन फाइनल में कि जब हारिस को बहुत ज्यादा स्कोर पड़ गया तो वो कप्तान भी फिर परेशान हो जाता है इस सिचुएशन में। आखिरी ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे, दैट वाज नॉट अ बिग डील। देखिए क्योंकि जिस तरीके की मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ऑर्डर थी, आपको पता है टिम डेविड मौजूद थे, खुशदिल शाह, मैंने कहा जरूर कि खुशदिल शाह में कहीं ना कहीं इशू है कि वो ज्यादा वनडे को ज्यादा सूट होते हैं, कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर जाते हैं बड़े स्कोर करने के लिए, बड़ी शॉट्स के लिए। लेकिन आप देखें ना, जमान खान एक यंगस्टर एज कम्पेयर टू खुशदिल शाह, उनके पास काफी एक्सपीरियंस मौजूद है। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने तो आती ही आपको पता है मोमेंटम ही चेंज कर दिया। तो उन्होंने जिस तरीके से मारा है हारिस रऊफ को, कि हारिस रऊफ भी एक दफा पजल हो गए थे, लेकिन मैंने बताया कि जिस वक्त आप बैकअप आपकी टीम का मौजूद हो, आपके ऊपर खुद एतमाद हो, बॉलर अपने आप से बात कर रहा हो, कि आज भी आप देखें रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको नजर आया, लेकिन जो ब्लॉक और डिलीवरीज हैं कहीं ना कहीं आज भी आपकी मदद करती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली स्लो एंड स्टडी हमारे कल्चर में जो क्रिकेट के वो खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा सलमान खान ने कोशिश ये की है कि वो ब्लॉक और डिलीवरीज के अंदर वो बॉल करें, और वही उनको फायदेमंद हुई हैं, जिसकी वजह से वो रन स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से अब्बास अफरीदी, आपको पता उन्होंने हारिस रऊफ को मारा, तो बल्कि एक्सपीरियंस हारिस रऊफ बॉलर है, तो मुझे ज़हन में ये था कि मुश्किल है, शायद जमान को 1-2 चौके पड़ गए तो अंडर प्रेशर आ जाएगा, लेकिन स्पेशलिस्ट मैं कहता हूँ डेथ बॉलिंग ओवर का वो लड़का है। लेकिन ज्यादा रेट इसलिए भी मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा एक इशू हो जाता है कि हम बहुत जल्दी लड़कों को कंपेयर करने पड़ते हैं बड़ों के साथ। एज टाइम गुजरेगा लड़का और तगड़ा हो जाएगा। ठीक है अवैस, एक और मामले की तरफ आते हैं। नजम सेठी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान का मौकिफ रखेंगे, आपको क्या लग रहा है, कामयाब होंगे इसमें?
देखिए, एक तो अच्छा स्टांस है क्योंकि चाहे वो पिछली जो रमीज राजा वाली जो कमेटी थी या चाहे वो इस वाली कमेटी, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है यहाँ पर कि आप लोगों ने जो मर्जी हो जाए, हमने जो क्रिकेट है वो खेलनी ही पाकिस्तान में, हमने बाहर जाके नहीं खेलनी। और आपके सामने की बात है, खुद हैरान इस चीज़ पे होता हूँ। आप देखें पूरी दुनिया की क्रिकेट यहाँ पर खेली जाती है। वार्नर ने भी यहाँ तक ट्वीट किया कि पाकिस्तान सुपर लीग अब मैं खेलना चाहूँगा, हर चीज़ यहाँ पर ईजी एंड सिंपल हो रही है। कल मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ यहाँ पर मौजूद था क्योंकि जिन्होंने वुमेन क्रिकेट का थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, वो बड़ा एक पॉजिटिव ठीक है जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से। समझ नहीं आती कौन सी हटदड़मी है भारत की, लेकिन एक स्टांस देखें आज की तो कब आप करेंगे। मुझे पता है कि मीडिया राइट्स भी हैं, बाकी मामला हैं, स्पॉन्सर भी धमकी दे रहा है कि जी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो मैं स्पॉन्सर नहीं दूंगा, उससे भी काफी नुकसान आईसीसी को होता है। लेकिन आईसीसी को कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में क्या इशू है, आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी आपके पास आके खेलते तो हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप आईपीएल में खिलाएं पाकिस्तानियों को या वुमेन प्रीमियर लीग में खिलाएं, लेकिन यार कम से कम जो बायलैटरल सीरीज होती है, चलो जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें तो शायद इन चीजों को नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स को हमेशा, इससे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स ने हमेशा पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मामला खराब रहे हैं उसमें बड़ा पॉजिटिव एक किरदार अदा किया कि उनको बड़ा क्लोज लेके आई है। बाकी नेगोशिएशंस भी स्टार्ट हुई हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया चाहे तरक्की के मामला पे जा रही है, बाकी चीजें सोच रही है, आज हम वही पुराने घिसे पिटे चीजों में बैठे हुए हैं कि जी हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, तो इससे नुकसान किसी का नहीं हो रहा। आपके सामने की बात है, फाइनेंशियली चाहे हमें भी हो रहा है चाहे उनको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुतालिक। तो चमकते जो सफ़ेद दांत होते हैं वो मुंह की खूबसूरती और शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऐसे दांत मुस्कुराहट को भी चार चांद लगा देते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद अपने दांतों और मुँह को साफ करना है। हमारे यहाँ दांतों की सफाई के बारे में कम आगाही है। मुँह की सफाई के लिए ब्रश की क्या अहमियत है, दांतों से जो बारीक ज़रात हैं वो कैसे साफ किए जाएं, अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हमजा शेख ने, उनसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। अच्छे और सेहतमंद दांत पसंद तो सबको ही होते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बड़ी कम की जाती है। जी बिल्कुल, हम लोग यूजुअली ऑन द एवरेज जो है हम लोग बहुत कम टाइम देते हैं ब्रशिंग को, और ब्रश को किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी, उसकी भी आगाही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस तरह है नहीं हमारी कौम में। तो इस पे बड़ा स्ट्रेस हम लोग देते हैं कि ब्रश जो है वो दिन में कम से कम 2 दफ़ा कर दिया जाए, और ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग। सो ये मेरा मोटिवेशन होता है कि भाई ब्रशिंग की टेक्निक को ज़्यादा बेहतर किया जाए। ठीक है। ब्रशिंग की टेक्निक यूजुअली हम लोग स्क्रबिंग मोशन लेते हैं, जो वर्टिकल जो है इस तरह रगड़ देते हैं दांतों को, उससे दांत जो है वो और कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन में ब्रश करें तो उससे ज़र्रात जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। ठीक है। और वो बेहतर होता है दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश, हम लोगों को जो इन चीज़ों का आइडिया है, लेकिन ये जो आगाही है ये फिर किस तरह से की जाए? हम लोग अभी माशाल्लाह से इनिशिएटिव ले रहे हैं ANDC में भी, अजरा नाहिद में भी, कि वी आर प्रमोटिंग ओरल हेल्थ इन द लोअर स्ट्रीम्स एज वेल, कि हम लोग जो कि लोग अफोर्डिंग नहीं है उनमें भी हम लोग ये इसकी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हमारी ज़्यादातर कौम जो है वो रूरल एरियाज़ में है और उनकी अवेयरनेस बहुत कम होती है, और यूजली वो बेचारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ओरल हेल्थ से। तो हम लोग माशाल्लाह से अवेयरनेस फैला रहे हैं उस हवाले से भी। ठीक है। बाकी जो है, जो यंग लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें अवेयरनेस अगर आदत उस वक्त डाल दी जाए तो वो जब बड़े होंगे तो उनकी आदत जो है वो मुस्तकबिल हो जाती है और वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है। और अगर दांतों की सफाई के हवाले से जिस तरह से आप एक तरीक़ेकार बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और हैं, हम अपने चेकअप टाइम पे नहीं कर पाते। कितनी देर बाद चेकअप करवा लेना चाहिए? क्योंकि कॉन्सेप्ट अब यही है कि ज़रा महंगा प्रोसीजर है, महंगा ट्रीटमेंट है। जी, सो बेसिकली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो महंगी नहीं होती, डेंटल निगलेक्ट जो है ना वो महंगी हो जाती है।
अगर आप 6 महीने में एक दफ़ा एक डेंटल कंसल्टेशन करवा लें तो मोस्ट प्रोबेबली आप एंड अप नहीं करेंगे इन रूट कनाल्स और इम्प्लांट्स और दूसरी चीज़ों में। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप सिर्फ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग में ही एंड अप करेंगे या फिर एक छोटी मोटी फिलिंग में। सो दैट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। ट्वाइस ट्वाइस अ ईयर मिनिमम आप करवा लें तो ये है कि बेहतर हो जाता है, आपकी कम से कम कंसल्टेशन हो जाती है, आपको पता होता है क्या वेयर आर यू हेडिंग टू, चल क्या रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ हम टोटके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दांत में दर्द हो तो लौंग रख लें, कोई तेल लगा लें या किसी कोई ना कोई मेडिसिन खा लें, वो कितनी गलत है? डॉक्टर्स को हम नहीं विजिट करते। सो प्रॉब्लम होती ये है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मसला है मसूड़ों की बीमारी का। तो मसूड़ों की बीमारी के हवाले से ये होता है कि जब हम लोग लौंग का इस्तेमाल करते हैं या लौंग दबा देते हैं तो उससे मसूड़े हमारे और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सो इन टोटकों से अगर तो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं आपको तो फिर भी आपने कम से कम डेंटिस्ट को दिखा दें ताकि कम से कम वो सही तरीके से तशख़ीस कर सकें उस चीज़ की कि असल में मसला है क्या। ठीक है। क्योंकि ये लौंग इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे शायद पेन रिलीफ हो जाता है बट इन द लॉन्ग टर्म ये और ख़राब कर देती है आपके मसूड़ों को ख़ास तौर पे। तो इससे हम लोग इसलिए पेशेंट्स को मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन लौंग में ऐसा नहीं है कि लौंग दबाने से फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज हमारे बहुत सारे टूथपेस्ट में भी लौंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस्तेमाल करने में फ़ायदा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे चेहरे की खूबसूरती का सबसे अहम पार्ट दांत भी हैं। तो जो बच्चे हैं उनके दांत टेढ़े हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो चुकी है, एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तो जो टेढ़े दांत हैं उनका इलाज कितना आसान हो चुका है? महंगा तो होगा यकीनी तौर पर, एक लंबा प्रोसीजर उसमें है, जो फिर चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो कितना टाइम टेकिंग है और कितना ईजी है या कितना मुश्किल है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा केस डिपेंडेंट सवाल है। इसमें जो है टाइम मिनिमम जो है वो 6 महीने से लेके 2.5 साल तक भी लग जाते हैं सही करने में। और अब माशाल्लाह से ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गई हैं कि जो बहुत आराम से और बग़ैर किसी दर्द के इसको सही किया जा सकता है। जहाँ तक बात है इसके महंगे होने की, तो ऑफ कोर्स ये इनकी पेमेंट्स यूजुअली इंस्टॉलमेंट्स में होती है। सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम पेमेंट। लेकिन ये है कि इनके जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए और वो हाई स्टैंडर्ड्स के लिए होनी चाहिए ताकि जो आपके मुंह का लुक है वो एक अच्छा हो सके। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कोई कंसल्टेंट इसको डील करे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है। एक और चीज़ ये है कि जो हमारा इशू है सबसे ज़्यादा हाइजीन से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा बदबू कुछ लोगों के मुंह से आती है, तो उसका ताल्लुक स्टमक से है या फिर आपको लगता है कि सही सफाई दांतों की नहीं होती उस वजह से भी है? अच्छा, इसमें जो है वो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों की सफाई का टेक्निक बहुत अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ज़रात मुंह में रह जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक रहने से मुंह से बदबू की शिकायत आती है। कुछ लोगों को एसिडिक रिफ्लक्स होता है, पेट में तेज़ाबियत वगैरह की कंप्लेन होती है, उससे भी मुंह में जो है वो बदबू वगैरह आती है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में मुंह जो है वो अक्सर जो है वो सूख जाता है, जो उनका सलाइवा की प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से भी बहुत दफ़ा मुंह से बदबू आने की कंप्लेंट्स होती हैं। सो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और इसमें जब आप डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं तो वो सारी ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो आपको बताएंगे कि इसकी असल वजह क्या है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जिस तरह से आपने कहा, एक बहुत बड़ी तादाद है गांव देहातों में रहती है अताई डॉक्टर्स। उनका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है। वो तो अगर देख रहे हैं कि क्लिनिक बना हुआ है, अगर डॉक्टर बैठा है, हम शहरों में तो अब ये ट्रेंड शुरू हो गया कि हम डॉक्टर्स की जो डिग्रीज हैं उनको भी वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, किसी से पूछ के कंसल्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है। पर गाँव देहातों में इस तरह से नहीं है, या जो छोटे शहर हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए देखिए हमारी जो लीगल बॉडीज़ हैं उनको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा इन मामलात में, क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें बहुत बड़ा एक हाथ है कि जो बीमारियां फैलाने का, स्पेशली हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, और फिर HIV का जो फैलना है, जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि खून के लगने से जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं।
तो अब ये डिजीज़ का कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट कि आप ओरल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बंदे की जनरल हेल्थ पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे बस में सिर्फ ये हो सकता है कि हम लोग उधर उन गांव देहातों में जाके फ्री कैंप्स लगाते हैं, हम लोग जो कि अभी लगा भी रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, बाकी तो वी कांट डू मच। अगर ठीक है, तो जो आम आदमी है उसके लिए आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपने दांतों की केयर करें? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम अगर ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है तो कम से कम ब्रश ज़रूर कर लें, और दिन में एक बार अगर सोने से पहले भी अगर आप कर सकते हैं और 3 मिनट उसमें लगा लें तो दैट विल बी वेरी एफिशिएंट कि आप सोने से पहले ब्रश ज़रूर करके सोएं, और ये फिर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर बहुत अच्छे रहने चाहिए, खूबसूरत रहने चाहिए, जो हमारा चेहरा है उसकी खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। एक फैमिली जिसके 9 अफराद हों और वो सब एक ही दिन में पैदा हुए हों, ये काफ़ी हैरानी की बात है। ख़ानदान के हर फर्द की एक ही तारीख पैदाइश होना ये बिलाशुबा एक हैरानकुन बात है, और बज़ाहिर तो ये मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब इनका नाम आ चुका है। और इस फैमिली का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सिंध के ज़िले लाड़काना के रहायशी हैं ये अमीर अली मंगी साहब, जिनका पूरा ही ख़ानदान 1 अगस्त को पैदा हुआ है। और अब एक ही तारीख पर पैदा होने पर लाड़काना के खानदान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। अमीर अली मंगी की अहलिया और उनके 7 बच्चों समेत खानदान के जो तमाम 9 अफराद हैं उनकी पैदाइश 1 अगस्त को हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमीर अली मंगी की जो शादी है वो भी उनके खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खतीजा साहिबा से जो उनकी शादी हुई है वो भी 1 अगस्त 1990 को ही हुई है। तो तमाम जो डेट्स हैं वो एक ही दिन पर आ रही हैं। इनके घर में जो एनिवर्सरीज हैं, जो बर्थडेज हैं, एक दिन पर हो रहे हैं। यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा लकी हैं कि एक ही दिन में साल में इन्हें सेलिब्रेट करना पड़ता है। 4 इनके जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए वो 1 अगस्त को पैदा हुए। जो बाकी 3 बच्चे थे वो भी 1 अगस्त के दिन ही पैदा हुए हैं। तो इनका नाम फिर इन्होंने अपने एक दोस्त के मशवरे पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लेम किया, जिसके बाद जो इंतज़ामिया है उन्होंने ये कबूल कर लिया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब हम बढ़ेंगे वायरल वीडियो की जानिब और बात करेंगे अमरीकी माहिरीन की जानिब से दौड़ने, उछलने और दीगर करतब दिखाने वाले एक फुटबॉलर रोबोट को तैयार किया गया है, जिसका असल नाम ही मेसी से बेहतर रखा गया है। ताहम माहिरीन ने ये जो लफ्ज़ है ये मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया है क्योंकि नो वन कैन कम्पीट मेसी। फिलहाल ये रोबोट कई आजमाइशी मराहिल से गुजर रहा है। जुलाई 2023 में ये आलमी रोबो कप में शिरकत भी करेगा, जहां दुनिया भर से 2500 रोबोट फुटबॉलर शरीक होंगे। और किसी भी फुटबॉल मुकाबले की तरह इसमें बहुत सी लीग्स होंगी। अगरचे इस मुकाबले में सिर्फ 5 इंच तक के रोबोट भी होंगे, तहम ये इंसानी कद के बराबर रोबोट है जो कि चलने के दौरान अपना जो तवाज़ुन है उसको बरकरार रख सकता है, ना हमवार जगह पर भी चल सकता है। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि अब हमें फुटबॉल खेलते भी दिखाई देंगे, और इनकी जो एक्यूरेसी है खेलने की वो इतनी बेहतर बनाई गई है कि उसका नाम रखा गया है मेसी से बेहतर। तो ये जो रोबोट्स हैं अब ये हमें फुटबॉल के मैदान में भी दिखाई देंगे। प्रोग्राम्स के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।